Hello students, this is your social science teacher हरमीत सिंह। तो आज हमने हमारा जो प्रीवियस चैप्टर जो हमारा शुरू कर लिया था हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, उसका पार्ट 2 और फाइनल पार्ट हमने कवर करना है। तो मैं रिपीट करता हूँ, ग्रेड 9 पॉलिटिकल साइंस, name of the chapter is what is democracy, why democracy, and this is the part 2 video of this chapter। तो ये सारे का सारा चैप्टर स्टूडेंट्स हमने दो पार्ट्स में कवर किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग, डेफिनेशन और डेमोक्रेसी के फीचर्स बताए थे। ठीक है, अगर वो फीचर्स में से एक भी फीचर कम पड़ता है, that country will not be considered any democratic country। so recapitulation के लिए मैं पुराना पार्ट आपको जरूर करवाना चाहूंगा, आपका रिकॉल भी हो जाएगा और आप लिंकअप भी कर पाओगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अगेन। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही बताना पड़ेगा। नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ क्रिटिकल साइंस ऑफ क्लास 9 इट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में कुल मिला के इस चीज के बारे में बात की गई है कि डेमोक्रेसी किस टाइप की गवर्नमेंट का नाम है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए किसी भी कंट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के एक दो चीजें आपको बताना जरूर चाहता हूं। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमने यही डिस्कस किया था, वेयर elected persons where rulers are elected by the people। ये डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। डेमोक्रेसी is a type of government where rulers are elected by the people। भी किसी भी कंट्री में अगर कोई रूलर है तो वो क्या होना चाहिए, एक इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। एंड फाइनल डिसीजन will rest with the people only। हमने ये डिस्कस किया, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जो आपको आपकी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। तो डेमोक्रेसी यहां बताया गया, डेमोक्रेसी उस टाइप की गवर्नमेंट का नाम है जहां पर जो रूलर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है, पीपल। ठीक है, और फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, बाय द पीपल। इन द पावर है, जो रूल करने की पावर है ऑन द एंड किसके हाथ में रहेगी, लोगों के हाथ में रहेगी। वो डेमोक्रेसी उस टाइप की गवर्नमेंट को बोलते हैं। हमने ये किया था। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके आपको कुछ बताता हूं कि डेमोक्रेटिक कंपैरेटिवली और कौन सी टाइप की गवर्नमेंट्स होती है, क्या हो सकती है। तो सबसे पहले उसके बाद मैं डेमोक्रेसी की टाइप्स भी आपको बताना चाहूंगा। मे बी ये हमारे सिलेबस के थोड़ा सा बाहर है और आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहली टाइप मोनार्क। हम पुराने जमाने में राजे रानियां की कहानियां सुनते हैं कि वो राजे का राजा, एक थी रानी, ठीक है, दोनों मर गए, खत्म कहानी।
कहानी, कुल मिला के मोनार्की उस टाइप की गवर्नमेंट है का नाम है, जहां पर जो रूलर है, ठीक है, वो इलेक्टेड पर्सन नहीं है। वो किस किस बिहाफ पर रूलर बना कि उसका फादर, ठीक है, वो रूलर था। तो एंसेस्ट्री अथॉरिटी बन जाती है कि वही पर्सन कंट्री को रूल कर रहा है पूरे को, और वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग लुई 16 के बारे में ये पढ़ा था कि वो इस चीज में बिलीव करता था दैट किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ऑन द पीपल। तो ये मोनार्की है। अब यहां ट्विस्ट क्या है, यहां ये पर्सन लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, इसका काम लोगों का वेलफेयर नहीं होता, इसका काम सिर्फ अपनी मर्जी चलाना है, चाहे वो ऐश करे, चाहे वो अच्छे काम भी करे, चाहे वो बुरे काम भी करे, चाहे वो लोगों को ज्यादा पुनिश करे, चाहे लोगों का काफी वेलफेयर करे, पर इस चीज के लिए एक मोनार्क को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, और वो किसी भी रूल को, किसी भी कानून को फॉलो नहीं करता। वो खुद अपने आप में कानून होता है, और खास चीज है कि एक मोनार्क, एक किंग के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द कानून होता है, ठीक है। यहाँ लोगों की राइट्स, उनकी फ्रीडम, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं होता। सारी की सारी पावर्स हैं, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेचर की है, कानून बनाने की, कानून को लागू करने की, एग्जीक्यूटिव की है, चाहे जुडिशरी की है, वो कौन किस एक पर्सन के पास होती है, दैट इज द मोनार्क। तो ये फर्स्ट टाइप की गवर्नमेंट होगी। दूसरे टाइप की गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप। ये भी एक किस्म की मोनार्की है, पर यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना का है कि मोनार्क, जो मोनार्च है, वो अपने एंसेस्टर्स के द्वारा वो मोनार्क से बनाया जाता है। कैसे? एक किंग है, जैसे हम लास्ट ईयर हमने 9th में, सॉरी 8th क्लास में हिस्ट्री में पढ़ा था, मुगल्स वाला हमने टॉपिक कवर किया था कि फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद उसका बेटा मुगल एम्परर बन गया, ठीक है, हुमायूं। उसके बाद, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जहांगीर, नूरुद्दीन था, ठीक है। तो जहांगीर के बाद उसका बेटा मुगल एम्परर बन गया शाहजहां। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब, इंडिया का मुगल रूलर एम्परर बन गया। ये मोनार्की वाला बन गया। पर यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ क्या है कि यहाँ भी एक डिक्टेटर होता है मोनार्क की तरह, सारी पावर इसके पास रहती है, सारी अथॉरिटी इसके पास रहती है, सेंट्रलाइज की होती है इसमें पावर्स। पर ये अपने फादर के कारण किंग नहीं बना, ये अपनी पावर के कारण बना है। चाहे वो आर्मी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो किसी तरह से अपनी पावर्स को सारे अपने कंट्रोल में कर लेता हो, तो उसके पास पावर अनलिमिटेड रहती है, और कोई इसके मुंह से भी निकला हुआ हर एक शब्द कानून होता है। पर ये एंसेस्टर्स के कारण किंग नहीं बनता, डिक्टेटर नहीं बनता, ये बनता है चाहे वो आर्मी कूप कर ले, आर्मी का जनरल हो। पाकिस्तान में जैसे 2-3 बार हो चुके हैं कि पहले अयूब खान ने किया, फिर जनरल टिक्का खान ने किया, परवेज मुशर्रफ ने किया। उसने एक पुरानी जो गवर्नमेंट चल रही थी उसका तख्ता पलट कर दिया, और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे के सारे कंट्री पर अपना कब्जा कर लिया। दैट इज द डिक्टेटर, ठीक है। बहुत सारे डिक्टेटर हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में। पहले हम अपने नेबर की बात करें, पाकिस्तान की, तो वहां पर 3 बार आर्मी ने कूप किया था। सबसे पहला अयूब खान ने, जनरल अयूब खान ने, उसके बाद जनरल टिक्का खान ने किया, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चल रही थी उसे खत्म कर दिया, सारे के सारे कंट्री को अपने कंट्रोल में दे दिया। इसी तरह आर्मी डिक्टेटर और भी बहुत सारे हुए हैं, जिस तरह से आप लगा लीजिए हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। एडॉल्फ हिटलर हो गया, या फिर ईदी अमीन, ठीक है। ईदी अमीन युगांडा का था, कंट्री का नाम था, युगांडा का आर्मी डिक्टेटर था। तो यू नो स्टूडेंट्स, इसकी फेवरेट हॉबी क्या थी? आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। दिस पर्सन लाइक टू ईट ह्यूमन वाइटल ऑर्गन्स। यस, आई एम राइट। तो ईदी अमीन
जो कि युगांडा का डिक्टेटर हुआ करता था, उसका मेन शौक था कि वो लोगों को मार के उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसे निकाल के वो खाता था, जैसे हार्ट हो गया, जैसे किडनी होगी, जैसे लीवर हो गया, ये सारी सारी चीज़ें खाने का फिर शौक था इदी अमीन को। ही वॉज ऑल्सो डिक्टेटर। गद्दाफी, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। तीसरी टाइप की गवर्नमेंट आ गई कम्युनिस्ट, ठीक है, या इसे सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सारे के सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो सरकारी होते हैं, ठीक है, सरकारी होते हैं, और जो पर्सन जितना एजुकेटेड है उस अकॉर्डिंगली उसे जॉब दी जाएगी, मालिक कोई नहीं होगा। एग्जांपल बताता हूँ, काफ़ी प्राइवेट स्कूल किसी सिंगल पर्सन के अंडर होते हैं, वो उसका मालिक होता है, ठीक है, और उसके अंडर जो जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो गया, चाहे वो ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, टीचर हो गया, वो सारे उसके नौकर हैं, मालिक नौकर का रिश्ता होता है। पर कम्युनिस्ट में या सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज नहीं होती, यहाँ हर बंदे को काम करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पर भी जो मेन अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, इसके पास भी पावर्स डिक्टेटरशिप वाली दी गई होती है, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। अभी आपको जैसे पता है कि इस वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा है, समा चल रहा है, तो यू नो दैट कि ये सारा सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ, ये वुहान सिटी चाइना से शुरू हुआ। स्टूडेंट्स, चाइना इज अ कम्युनिस्ट और अ सोशलिस्ट सिटी, ठीक है, कंट्री। तो इन्होंने वुहान में जब इन्होंने टेस्टिंग शुरू की, ये इमीडिएटली सारे घरों में जो अथॉरिटीज हैं वो फैल गई, पहुंच गई, लोगों को टेस्ट किया, फाइन। तो जो पर्सन इन्हें शक्की लगा उन्हें उठा के हॉस्पिटल में जबरदस्ती एडमिट कर दिया गया। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ली वानियांग, तो उन्होंने काफी समय पहले इस चीज के बारे में कुछ ना कुछ बताया, या कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की, प्रमोट करने की कोशिश की, पर उस डॉक्टर की भी संदेहजनक स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। जिस चीज से पत्रकार ने, ठीक है, या जर्नलिस्ट ने चाइना की गवर्नमेंट है उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, वो बंदा दोबारा दिखाई ही नहीं दिया, ठीक है। जो ऑलमोस्ट ऐसे मान लीजिए कि कान को चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो, सिस्टम सारा एक तरह, क्योंकि मोनार्की में भी प्रेस को या ह्यूमन राइट्स को कोई जगह नहीं है, डिक्टेटरशिप में भी नहीं है, और कम्युनिस्ट में भी नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको बताऊं, जब चाइना में कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट सेटअप की गई, उनका लीडर था माओ जे तुंग, ठीक है। तो उस बंदे ने अपने पूरे कार्यकाल में करीब 3 करोड़ के करीब चाइनीज लोगों को मरवा दिया, ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी कभी एग्जांपल नहीं मिलेगी कि डेमोक्रेटिक कंट्री का जो हेड है, रूलर है, वो ऐसा करते नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी में सारी की सारी जो पावर है, पावर टू रूल, वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है, फाइन। तो चौथी टाइप की गवर्नमेंट आ गई डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में तो आई थिंक ज़्यादा डिटेल में मैं बता भी चुका हूँ, और इस टॉपिक के बाद बताऊंगा भी, पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ को एलैबोरेट करूंगा, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेसी, सॉरी मोनार्की। आप बोलोगे मैं डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा हूँ, तो लिख यहाँ पर मोनार्की रहा हूँ, ये बताऊंगा, चलो ठीक होते हैं रिपब्लिक, ठीक है। डेमोक्रेसी की 2 टाइप्स हैं मेन,
आगे भी हम इसे बाइफरकेट कर सकते हैं एक दो कैटेगरीज में, वो बताऊंगा जरा। देखो डेमो, हर एक कंट्री का कोई ना कोई हेड होता है। जैसे हमारे देश की कंट्री है, उसका हेड कौन है? माननीय राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हमारे देश का हेड कौन सा है? माननीय राष्ट्रपति जी। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक किस कंट्री को बोला जाएगा? जिस कंट्री का जो हेड है, हेड ऑफ द कंट्री, वो एक इलेक्टेड पर्सन हो। दैट कंट्री विल बी, दैट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी विल बी कंसिडर्ड एज रिपब्लिक डेमोक्रेसी। फाइन। तो पर सारे देशों में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, फ्रांस में भी डेमोक्रेसी है और कनाडा में भी डेमोक्रेसी है, पर वो अपने कंट्री का हेड किसे मानते हैं? क्वीन ऑफ इंग्लैंड को अपनी कंट्री का हेड मानते हैं। पर क्वीन तो कभी इलेक्टेड नहीं होती। क्वीन एलिजाबेथ काफी लंबे साल से, काफी लंबे समय से इंग्लैंड की महारानी है। ठीक है, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वो अभी भी उसे अपनी रानी मानता है, कंट्री का हेड मानता है वो। ठीक है, पर ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, कनाडा में भी, इंग्लैंड में भी, इवन फ्रांस में भी, सॉरी फ्रांस का छोड़ते हैं एक बार, तो वहां की क्वीन कौन है? हेड ऑफ द कंट्री कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, पर क्वीन एलिजाबेथ डायरेक्टली तो रूल नहीं करती ना एक मोनार्क की तरह, वो कॉन्स्टिट्यूशन रहती है। भी कागजों में ऑफिशियली हेड ऑफ द कंट्री कौन रहेगा? दैट विल बी द क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, पर पावर किसके पास रहेगी? पावर विल रेस्ट विद द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री। पावर जैसे कनाडा की है, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, पावर सारी उनकी पार्लियामेंट के पास रहेगी। न्यूजीलैंड की पावर्स उसकी पार्लियामेंट के साथ पास रहेगी, ऑस्ट्रेलिया की पावर्स उसके पास रहेगी, इंग्लैंड की जो सारी की सारी पावर्स है रूल करने की, वो पार्लियामेंट के पास रहेगी। पर ऑफिशियली हेड किसे माना जाएगा? क्वीन एलिजाबेथ को माना जाता है। अब क्वीन एलिजाबेथ इज नॉट द इलेक्टेड पर्सन, दैट्स व्हाई दैट कंट्री विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रिपब्लिक डेमोक्रेसी। वो यहां पर है। ठीक है, इंडिया को रिपब्लिक माना जाएगा क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, वो इलेक्टेड पर्सन है, दैट्स व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। अमेरिका इज आल्सो अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द इलेक्टेड पर्सन। सो ये फर्क रहता है एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी के बीच में। फाइन। और डेमोक्रेसी तो हम दो टाइप में अलग से भी बाइफरकेट कर सकते हैं। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो टाइप की इसके अंतर्गत भी हम कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में या दुनिया के काफी सारे देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, या पॉपुलेशन कम भी हो, 10 लाख के करीब की पॉपुलेशन हो, एक कानून बनाना है तो हर एक बंदे के पास अपना सुझाव, अपनी ही राय होगी। ठीक है, तो वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर लोग डिसीजन मेकिंग के लिए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कोई भी कानून बनाया जाना है तो वहां पर लोगों की डायरेक्टली राय ली जाएगी और कानून बनाया जाएगा। पर ये चीज हमारे कंट्री में फॉलो नहीं हो सकती। यू नो दैट इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ के करीब है। ठीक है, अब कोई एक कानून बनाना है तो 135 करोड़ के पास 270 टाइप के व्यूज होंगे और कोई कानून बन नहीं पाएगा, गवर्नमेंट रन नहीं कर पाएगी। तो हम लोग किस तरह से रूल करते हैं इन इंडिया, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया? तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिता के पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर जाके कानून बनाए। तो यहाँ पर लोगों की गिनती कम हो जाती है। यू नो दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा आर 545। ठीक है, 5 और 2 ऑफ देम
आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो कहीं पर 135 करोड़ लोगों ने कानून बनाना है, कहीं 545 लोगों ने कानून बनाना, तो इजी कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। दैट्स व्हाई इन मॉडर्न टाइम्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज आर फॉर्म। फाइन, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ये था, मीनिंग जो मैंने रिकॉल करने के लिए बताया था। और मैं जो फीचर आपको जल्दी जल्दी लिख देता हूँ कि आप रिकॉल कर लो। उसके बाद जो हमारा आज वाला टॉपिक है, ठीक है, जो 3 टॉपिक पेंडिंग पड़े हैं, बड़े सिंपल है। एक टॉपिक करोगे, उसको ऑपोजिट लिख दोगे, वो उसका सेकंड टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट मैं फीचर्स बताता हूँ, ये जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी पूरी डिटेल में कर चुके हैं। करीब 1 घंटे 17 मिनट का जो लेक्चर था पिछला पार्ट 1 का। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सिंपल शब्दों में ये चीज है कि अगर ये वाले फीचर्स किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट में रहते हैं तो वो टाइप किस टाइप की गवर्नमेंट रहेगी, डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। फाइनल डिसीजन मेकिंग मैं एग्जैक्टली वही वर्डिंग में लिखता हूं जो मैंने पहले उसमें लिखवाई फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट फीचर जो था दैट इज मेजर डिसीजंस शुड बी मेड बाय द इलेक्टेड पर्संस। यहां पर एग्जांपल दी गई है पाकिस्तान की कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर जो थी मियां नवाज शरीफ की, उसे कुप करके अपने कब्जे में ले लिया। बाद में उसने कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया कि जो मेजर डिसीजन है वो आर्मी ऑफिसर्स लेंगे और जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया। अब यहाँ क्या सीन बन रहा था पाकिस्तान में कि मेजर डिसीजन कौन ले रहा है, हु आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का वो नेगेटिव फीचर रहा। तो पाकिस्तान को उस टाइम के दौरान हम एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मान सकते। दूसरा फीचर था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। अगर इलेक्शंस पूरी तरह फ्री एंड फेयर होते हैं, सही तरह से होते हैं, कोई किसी पर प्रेशर नहीं बना सकता वोटर पर भी उसको ही वोट करो या उसको वोट ना करो, तो ही डेमोक्रेसी, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए यहां पर एग्जांपल दी थी मैंने आपको चाइना की और मैक्सिको की। चाइना में पहला फीचर तो फॉलो हो रहा है, मैक्सिको में फॉलो हो रहा था कि मेजर डिसीजन कौन ले रहा है, जिनको लोग चुन के भेजते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं। चाइना में, और कहानी क्या, चाइना में ऐसा ना, मैंने ये एग्जांपल दी थी, या तो बीजेपी को वोट डालो या फिर आप बीजेपी को वोट डालो, भी लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है। हालांकि जो अगर बीजेपी को वोट डाल दी, वो जीत गई, तो भी डिसीजन मेकर कौन रहेगा, इलेक्टेड पर्सन। अगर बीजेपी को डाल दी फिर भी यही रहेगा। पर कहानी क्या, अगर लोगों के पास चॉइस ही नहीं है इलेक्ट करने की। चाइना में देखो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है मेन,
7 और छोटी पार्टीज हैं, पर किसी पर्सन ने अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे और शर्त लेनी पड़ेगी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मूल सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। मतलब लोगों के पास चॉइस रही नहीं, ठीक है, तो वो इलेक्शन भी किस काम की रही। हालांकि इलेक्शन वहां करवाई जाती हैं, लोग चुने जाते हैं। देयर आर 3000 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ चाइना, ठीक है, वो इलेक्टेड पर्सन होते हैं और कानून बनाने का काम भी, डिसीजन लेने का काम भी उनका है, पर वहां पर लोगों के पास प्रॉपर चॉइस ही नहीं है। मैक्सिको का मैंने सीन बताया था, जो केस स्टडी ऑफ मैक्सिको का बताया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उल्टा करके समझ लो, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी थी, पर इनकी जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो काफी ज्यादा मेल प्रैक्टिस करती थी, लोगों को पैसे देती थी, लोगों को प्रेशराइज करती थी कि उसी पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी का ये वाला फीचर पूरा नहीं हो रहा चाइना में और मैक्सिको में। हालांकि चाइना और मैक्सिको में फर्स्ट फीचर तो हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा। पर मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जहां पर एक भी फीचर मिस हो रहा है तो वो कंट्री टू डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। तीसरा जो फीचर था, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसमें मैंने आपको 3 कंट्रियों की एग्जांपल दी थी। सऊदी अरेबिया, जहां 2015 तक वुमेन को वोट करने का राइट नहीं था, ठीक है। दूसरी एग्जांपल दी थी एस्टोनिया की, जहां पर रशियन माइनॉरिटी कम्युनिटी को वोट करने का राइट नहीं है, बाकियों को वोट करने का राइट है, ठीक है। तीसरी एग्जांपल दी थी मैंने आपको फिजी की। फिजी में 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक तो इंडोजीनियस फिजी रहते हैं, एक इंडियन फिजी रहते हैं। इंडोजीनियस फिजी मतलब कि जो वहां के मूल निवासी हैं, और इंडियन फिजी वो है जो अंग्रेजों के टाइम में वहां पर अंग्रेजों ने वहां ले जाके एज प्लांटेशन वर्कर्स वहां पर सेटअप कर दिए गए। अब इंडोजीनियस जो है फिजी लोगों की वोट की वैल्यू इंडियन फिजी लोगों की वोट की वैल्यू से कहीं ज्यादा है, तो ये डेमोक्रेसी का फीचर यहाँ पर फेल होता है इन 3 कंट्री के एग्जांपल से। होना क्या चाहिए, वन पर्सन वन वोट एंड द सेम वैल्यू, ठीक है। सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, पर ठीक है। क्या होना चाहिए, चाहे वो बंदा अमीर है, मुकेश अंबानी लगा लीजिए, चाहे मैं हूं, ठीक है, मेरी भी एक वोट होगी, उसकी भी एक वोट होगी। वन पर्सन वन वोट, उसकी वोट की कीमत भी उतनी होगी, मेरी वोट की भी उतनी होगी। दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये तीसरा फीचर था। चौथा फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी जिम्बाब्वे कंट्री की, जो 1980 में आजाद हुआ था फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ठीक है। तो जिस पार्टी ने मेनली लीड किया था इसके लिए कि फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो वो पर्सन था रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है जी। वो पर्सन जीतने के बाद, सॉरी इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री का हेड मतलब कि राष्ट्रपति बन गया था, पर वो उसके मन में पाप आ गया। वो उसने इस चीज की कोशिश की कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ऐसी प्रोविजन डलवा दी कि जिससे वो टिल डेथ राष्ट्रपति बना रहे, ठीक है। प्रेस को या मीडिया को सेंसर कर दिया गया और अनलिमिटेड पावर्स अपने कंट्रोल में ले ली कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, नो वन कैन चैलेंज हिम। अब अगर किसी बंदे के पास अनलिमिटेड पावर आ गई, मतलब वो क्या हो गया, या डिक्टेटर हो गया या मोनार्क हो गया,
तो मोनार्क तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि वो हेरिडेटरी बेस पर वहां पर नहीं बैठा, डिक्टेटर जरूर बन गया। तो डेमोक्रेसी का रूल ये है कि वहां पर रूल होना चाहिए लॉ का, और जो लीडर्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, ये वाले फीचर थे जो हमने डिस्कस किए थे वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 में। और ये सिर्फ अभी तक जो मैंने आपको बताया ये रिकॉल के लिए था आपको। अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक करना है, इट इज आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये करेंगे क्योंकि हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। तो पहले हम नेगेटिव से शुरू करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, कुछ लोग डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं फ्रॉम वन एंगल टू एनी अदर एंगल। ठीक है, हो सकता है उसमें शॉर्टकमिंग्स हो, पर कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी के टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, कुछ उसके फेवर में भी जाएंगे। तो डिसीजन आपका ही है। वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और आपको इन आर्गुमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाएगा हाउ डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो पॉइंट नंबर 1 में हम ये कर सकते हैं नोट, लीडर्स keep changing। ठीक है, it led to instability। डेमोक्रेसी में जो कंट्री हेड है या फिर जो लीडर्स हैं वो रूटीन से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल प्रेजेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी, इससे पहले मुखर्जी साहब थे, और उससे पहले प्रतिभा पाटिल जी थे, उससे पहले डॉक्टर कलाम जी थे। लीडर्स कीप चेंजिंग। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रेजेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उससे पहले कोई और थे, उससे पहले कुछ और थे। तो इसके अगेंस्ट में ये आर्गुमेंट दिया गया है कि लीडर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, लीडर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, इसके कारण कंट्री में इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसी पॉइंट को कट करके आपको नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे हेडिंग के अंतर्गत आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस पॉइंट को हम नेगेटिव वे से कैसे निकाल सकते हैं, ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, इसे सेट कैसे करना है। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट है अगेंस्ट द डेमोक्रेसी दैट लीडर्स कीप चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट लेड टू इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट, it's mere power plane of competition of elections no space morality। तो आर्गुमेंट के तौर पर यह भी बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ एक कंपटीशन रहता है। ठीक है, कंपटीशन रहता है कि इलेक्शन जीतनी है, मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है,
ओके, तीसरा many people have to consult it delays in decision making. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ऐसा रहता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, इस कारण डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता? बोलिए, होता है भाई, कि सत्य बताया फाइन। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा सकता है डेमोक्रेसी increases the corruption. ठीक है, करप्शन को बढ़ावा देता है फॉर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है, डेमोक्रेसी करप्शन को बढ़ावा देता है फॉर सिर्फ कंपटीशन, इलेक्शन का जो कंपटीशन जीतने के लिए। आई थिंक ये बात कहीं किसी हद तक सही भी है। किस तरह से? जैसे आपने शायद नोट किया हो, मनी एंड मसल पावर इलेक्शन के दौरान यूज होती है, जबरदस्ती वोटिंग करवाई जाती है या पैसे देके वोट को खरीदा भी जाता है। गरीब लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लेके अपनी वोट को सेल कर देते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी वोट की वैल्यू का अंदाजा नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट है, कुछ और भी लिखवाने में नहीं। कंटिन्यू रखिएगा आप लोग पॉइंट्स अपने, मेरे पास स्पेस कम थी। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो what is good for them, they can be easily influenced। ठीक है, ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके लिए सही क्या, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और वो आसानी से इन्फ्लुएंस में लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोले गए हैं। ठीक है, तो कोई भी टाइप की गवर्नमेंट है शायद कुछ ना कुछ
उसमें शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हो। पर डेमोक्रेसी का यही चीज़ खास है डेमोक्रेसी के बारे में, जो डेमोक्रेसी में शॉर्ट कमिंग रहती है वही सुधारी जा सकती है, ठीक है, चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं इन्हीं पॉइंट्स को कट करूंगा आपके सामने कि ऑर्डिनरी लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है, तो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आसानी से। बट आपको इस चीज का पता है या नहीं पता कि डेमोक्रेसी में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं। एक मान लो एक जो है राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एजेंडा उठाया, कोई टॉपिक उठाया कि हमने ये करना है, ऐसे करना है, और दूसरी उसकी ऑपोजिशन वाले उसकी बात काट देंगे भी नहीं ये इसलिए कर रहे हैं, तो कोई चीज हाइड नहीं रहने देते। क्या स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये वाला हमारा जो थर्ड लास्ट टॉपिक है कवर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक पर, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ये उनके फेवर में है, ठीक है। अब जो जो नेगेटिव पॉइंट बताए थे आपको डेमोक्रेसी के, अब उसे सॉल्व करने का या एक्सप्लेन करने का टाइम आया है। सबसे पहले इसका आता है जो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, ये बेटर गवर्नमेंट होती है, ठीक है। A democratic government better government because it is more accountable than any other, ठीक है। तो यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया है कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट है कंपैरेटिवली टू एनी अदर गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज इट इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मींस अगर मान लीजिए लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पर्टिकुलर लीडर को जिता के प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसे 5 साल लोग ऑब्जर्व करेंगे वो बंदा काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लोगों का उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पा रहा या उसने 5 साल में लोगों की अकॉर्डिंगली वर्क नहीं किया तो उसे जवाब देना पड़ता है इस चीज का कि ये काम किया तो क्यों किया। फाइन, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट इज उसे अकाउंट किया जाता है। देखो क्या होता है, कोई भी इलेक्शन जो होने से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो है अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करता है, जो लिस्ट ऑफ प्रॉमिसेस होता है ना, नंबर 1 पे अगर हम जीत गए तो ये करेंगे, नंबर 2 पे अगर जीत गए तो वो करेंगे, नंबर 3 पे भी फुटबॉल जो फुटबॉल की दोनों टीमें हैं एक ही बॉल को लेके घूमती रहती हैं, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम हर एक खिलाड़ी को उनके लिए एक स्पेशल बॉल का इंतजाम कर देंगे। तो लिस्ट ऑफ द प्रॉमिसेस इज कॉल्ड इलेक्शन मैनिफेस्टो। अगर कोई भी गवर्नमेंट बनने के बाद वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए प्रॉमिस से मिस हो जाती है, मुकर जाती है, तो लोग उसे दोबारा वोट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सच बात है। और एक और चीज बताऊं स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन है ना वो सिर्फ बुकिश नहीं होती, ठीक है, बुकिश नहीं होती, ज्ञान भी होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं पढ़ लिख के उनके पास परसेंटेज अच्छी है पर डिसीजन लेने की पावर नहीं, नॉलेज अच्छी है पर उसे एक्सप्रेस करने की पावर नहीं, तो वो मैं नहीं समझता वो पर्सन एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेटेड पर्सन वो है जहां ट्रू सिटीजन वो है
जो गवर्नमेंट को ऑब्जर्व रखे, उस पर चेक रखे, उनसे क्वेश्चन करें, उसे काउंट करें कि ये आपने बोला था, आपने किया क्यों नहीं, आपने ये क्यों कर दिया। दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एंड these टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स कैन हैपन ओनली इन द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री। ठीक है जी। नंबर 2 पॉइंट, ठीक है, it improves the quality of decision making। हमने आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में डिसीजन बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, पर आप ये भी सोचिए कि हड़बड़ी में लिया गया कोई भी डिसीजन सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, और अच्छा भी नहीं होता। ओके जी। सो जब कोई भी डिसीजन मेकिंग में कंट्री के ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली और बाय थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जो परमानेंटली और सबके लिए फायदे वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहां रहती है कि वो वाला जो पॉइंट पुराना बताया था ना, अगेंस्ट डेमोक्रेसी में डिले हो जाता है, तो उसका जवाब ये है, ठीक है। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग एक इंप्रूव्ड चीज है, क्वालिटी इंप्रूव होती है उससे, ठीक है जी। Next, in democracy, no one is permanent loser or no one is permanent winner। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में ये बताया था आपको कि डेमोक्रेसी में लीडर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, इसके कारण इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। पर उसका जवाब ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति या कोई भी परमानेंट हमेशा के लिए नहीं जीतता। अगर वो जीत की गवर्नमेंट बना गया तो एक लिमिटेड टाइम के लिए चलेगी, या वो लिमिटेड टाइम भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। तो नो वन इज परमानेंट लूजर, ठीक है, एंड नो वन इज परमानेंट विनर। और इसके कारण जो फायदा होता है लोगों को होता है, अगर कोई व्यक्ति या नेता लीडर या कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही तो वो हमेशा के लिए पावर में नहीं रहेगी। हाँ, अगर कोई हार चुकी है वो दोबारा पावर में आ सकती है। दिस इज वेरी सिंपल कि जो भी फायदा होना है वो आम पब्लिक का ही होना है, कि एक किसी सिंगल पर्सन के हाथ में सारी की सारी पावर या अनलिमिटेड पावर्स नहीं जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। It enhance the dignity of the citizens। ठीक है, तो सबसे खास चीज डेमोक्रेसी में क्या है कि वो अपने नागरिकों को सम्मान जरूर देती है, डिग्निटी, ठीक है, उनकी डिग्निटी में एनहेंस होता है, ठीक है। पहले डिक्टेटरशिप में किंग जो बोलता जिसको बोला मार दिया, ठीक है,
किसी का हाथ काट दिया, किसी का नाक काट दिया, पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। हर किसी को राइट दिया जाता है। इवन अगर किसी पर्सन को अरेस्ट भी किया जाए तो उसके भी राइट्स होते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ द लॉ फॉलो होता है। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि हमारी जो है रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल द सिटीजंस विल बी कंसीडर्ड इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। तो जो ह्यूमन डिग्निटी को ये एनहेंस करता है। फाइन स्टूडेंट्स, एक बार ये वाला पॉइंट ड्रॉप करता हूं मैं, एक और पॉइंट मेरे पास पड़ा है। डेमोक्रेसी में मैंने बताया था ना, जो डेमोक्रेसी की कमियां बताई जा रही हैं, शॉर्ट कमिंग्स बताई जा रही हैं, वही की वही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। इन केस के कोई डिसीजन गलत लिया गया तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो सिटीजनशिप रूल्स के या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो वो कानून पास ही नहीं होगा जब दोनों के दोनों जो सदन है हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पास ना हो। उसके बाद फिर वही कानून जाता है माननीय राष्ट्रपति के पास उनके कंसेंट के लिए। तो गलत कानून कभी नहीं पास हो सकता। ठीक है, तो मिस्टेक अगर कोई हुई है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। ये चीज सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है और किसी टाइप की गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका लास्ट वन पॉइंट है, अ डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, लिख देता हूं, इट्स अ better form of government to responding the needs of the people। गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी फॉर्मेशन का मकसद ही ये है कि लोगों का वेलफेयर करना। मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताई थी उसमें यही बताया था, मोनार्क अपनी मर्जी करता है, डिक्टेटरशिप अपनी मर्जी करता है, कम्युनिस्ट लोगों के फायदे की बात नहीं करता या सोशलिस्ट के फायदे की बात नहीं करता, वो भी एक किस्म का डिक्टेटर टाइप का रूल है। पर जो है डेमोक्रेसी ये टोटली जो सिटीजन ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड टाइप की गवर्नमेंट है। इसका मेन जो है टारगेट या मेन इसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये उसी टाइप की गवर्नमेंट है कि ये हर एक पर्सन जिस पर कोई डिसीजन लागू होना है, ठीक है, उसको उसके वेलफेयर के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जैसे दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है। सो आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी, ये पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, इट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हमने जो है सिंपल मीनिंग किया था डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हम ब्रॉडर मीनिंग करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे। इससे पहले हम जो टॉपिक्स कर चुके हैं वो थे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी। लास्ट में हम टॉपिक मेन टॉपिक पर आएंगे, जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए उसका मीनिंग क्लियर तौर पे आपको बताने के लिए बाकी सारा कुछ हमने पढ़ा है।
दैट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, इन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच majority of the people rule through their elected representatives। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में जो मेन टाइप की डेमोक्रेसी यूज होती है दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोग जो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या सिटीजन डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके रूल करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। जैसे हम 135 करोड़ भारतीय अपने मनपसंद के लीडर को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, उसे प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं या मुख्यमंत्री बनाते हैं कि हमारे बिहाफ पे वो पर्सन कंट्री को रूल करे, स्टेट को रूल करे और अच्छे रूल्स जो है एस्टैब्लिश करे, ताकि पब्लिक वेलफेयर या डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग कन्वे हो पाए या ट्रूली डेमोक्रेसी इस कंट्री में आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट है a democratic decision involves consultation and consent of all those who are, ये बड़ा important word है भी, who are affected with decision। डेमोक्रेसी के बारे में अगेंस्ट द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी बताया गया कि इसमें डिस्कशन ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा ले जाता है, डिसीजन बनने में बहुत टाइम लग जाता है। पर ये क्यों लगता है डेमोक्रेसी में? क्योंकि डेमोक्रेटिक वे से लिया गया कोई भी डिसीजन बहुत सारी कंसल्टेशन और कंसेंट को साथ लेके चलता है, ताकि उसमें हर वो व्यक्ति आ जाए जिसकी लाइफ पर उस डिसीजन का असर होने वाला है। अच्छा, हु आर इफेक्टेड, हु का मीनिंग है वो लोग हैं जिन पर कोई भी डिसीजन लेने का असर होने वाला है, उन्हें डिसीजन मेकिंग में साथ में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। द लास्ट वन, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम ऑन दिस कंट्री में अपने देश की बात कर रहा हूं, दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोस हंग्री टू बेड। तो ट्रू डेमोक्रेसी कंट्री में तभी आती है कि हर कोई व्यक्ति, ठीक है, भूखा ना सोए। खास चीज, एक चीज यहाँ पर मैं और इसे इलैबोरेट करना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ पेट भरने की बात है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि हर किसी को इक्वली वोट करने का राइट मिले। चाहिए ये कि हर एक नागरिक को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बराबर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर मेडिकल या हेल्थ फैसिलिटीज, बराबर की एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड रहे, दैट कंट्री विल बी कंसिडर्ड अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। और उम्मीद है कि इंडिया इस सारे के सारे जो फीचर्स के अकॉर्डिंगली एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम कोई और करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी इज एंडेड विद द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चीज के बारे में एहसास हो गया होगा कि हम कितने अच्छे देश में रहते हैं, कितने अच्छे टाइप की जो गवर्नमेंट की सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है गवर्नमेंट, उस देश में हम रहते हैं। हम उस देशों में नहीं रहते जहां पर ह्यूमन डिग्निटी की कोई कदर नहीं है, कोई जिसे बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, और हो सकता है कि कई जगह पर ऐसा भी हो कि वहां पर ह्यूमन लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं है। एक एग्जांपल मैंने डिक्टेटर के बारे में बताया था, इदी अमीन, द फॉर्मर डिक्टेटर ऑफ युगांडा। वो ह्यूमैनिटी को क्या, उसके लिए डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता होगा, आप सोच सकते हो ना। उस बंदे की तो हॉबी ऐसी थी कि ह्यूमन वाइटल ऑर्गन खाने का उसे शौक था, तो वहां आम नागरिकों की लाइफ कैसे होती है। हमें हमारे देश में हमें कोई भी पर्सन हमें रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन, लैंग्वेज हो गया, रीजन हो गया, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। एंड इंडिया फुलफिल all the features of democracy and we should be proud of our nation.